तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले वीडियो में पढ़ाया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, मीडियम के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ लिए थे। अब सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड की बीमा क्या होती है, उसका मात्रा क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कब 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 कूलाम का नियम वैलिड है और कब कब नहीं है, यही हम देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्या किया कूलाम का नियम, इन्होंने बताया था, इन्होंने अपना जो नियम दिया था ना, कूलाम का नियम क्या है। देखिए कूलाम ने क्या बताया था कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, अगर दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा जिसे हम बोलते हैं वैद्युत बल। क्योंकि ये दोनों आवेश है और आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं वैद्युत बल। अब ये जो वैद्युत बल होगा ना, वो होगा F = K Q1 Q2 अपॉन r²। ये फार्मूला दिया था किसने, कूलाम ने। तो हम देखेंगे कि ये फार्मूला कब कब वैलिड है और कब कब वैलिड नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये कूलाम का नियम तभी लगा पाएंगे जब ये दोनों आवेश Q1 और Q2 कैसा हो, पॉइंट चार्ज, एकदम छोटा सा आवेश हो। यानी कि दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, दोनों आवेश बिंदु होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। यानी कि ये इन्होंने बताया था ना, ये दोनों आवेश एकदम छोटा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी ये नियम वैलिड होगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज हो जाएगा तब ये वैलिड नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं एक स्फेयर पे गोला दे दिया, आवेश दे दिया, और एक और स्फेयर पे दे दिया, तो अब इन दोनों के बीच में हम बल नहीं निकाल पाएंगे इस नियम द्वारा, ठीक है ना। आया समझ में। हम तभी निकाल पाएंगे कि एक पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पार्टिकल पे चार्ज है और यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल है, और इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, इस बल से, इस नियम से हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं चार्ज किसी स्फेयर पे दे दूं, बड़े ऑब्जेक्ट पे दे दूं, और पूछूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना बल लगेगा ज्ञात कीजिए, तब उस केस में ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज अब नहीं रह जाएगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे कि दूसरा क्या है। दूसरा बात, पहला बात तो हो गया कि दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, यानी कि ये दोनों आवेश बहुत ही छोटा आवेश होगा तभी जाके ये नियम लगेगा। दूसरी बात, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्थिर होने चाहिए। यानी कि अगर ये दोनों चार्ज स्थिर रहेगा तभी ये बल लगेगा। जैसे मान लो कि एक चार्ज चल रहा है और एक चार्ज स्थिर है, तब इनके बीच में कुछ और बल लगेगा। बल लगेगा कि नहीं लगेगा ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ये दोनों रुका रहेगा तभी इनके बीच में बल लगेगा, और वो बल इस फार्मूले से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसमें से कोई एक चलने लगे, ये स्थिर है और एक चलने लगे, तब क्या होगा, बल लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बल लगेगा और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं लगेगा। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता है कि बल लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि अगर ये दोनों आवेश स्थिर है तो इन दोनों पे जो बल लगेगा उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। लेकिन जैसे ये दोनों आवेश मोशन करने लगेंगे ना, जो Q1 और Q2 आवेश, जैसे ये दोनों मोशन करेंगे, तो जैसे ही मोशन करेंगे तो इनके बीच में एक और बल कार्य करने लगेगा, जिसे बोलेंगे हम लोग चुंबकीय बल। चुंबकीय चुंबकीय बल। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब ये स्थिर रहेगा तब उनके बीच में बल लगेगा, उस बल का नाम होगा स्थिर वैद्युत बल। लेकिन जैसे ये दोनों आवेश, एक नहीं दोनों, और जब दोनों चलने लगेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा, और वहां पे जो बल होगा वो चुंबकीय बल होगा, वो स्थिर वैद्युत बल नहीं होगा। आई समझ में। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी कि रुके हुए होना चाहिए। अगर ये दोनों आवेश रुका रहेगा तभी इस पे बल लगेगा, या ये नियम लगा पाएंगे, ठीक है। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। स्थिर होने का मतलब क्या है, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। इसके सापेक्ष ये स्थिर होना चाहिए और इसके सापेक्ष ये स्थिर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों
आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। यानी मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आवेश है ना जो, इन दोनों के बीच की दूरी इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होगा तभी बल लगेगा। अच्छा, कम होगा तो क्यों नहीं लगेगा? अगर मैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम कर तब क्या होगा? अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना मजा आएगा। मान लो ये दो आवेश है, ये कोई भी दो पार्टिकल है, जो नहीं कि वो चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकते हैं। अगर दो पार्टिकल के बीच का जो दूरी है वो 10⁻⁻15 से कम कर दिया जाएगा ना, तब उन दोनों के बीच में एक अलग लेवल का फोर्स लगेगा, एक अलग ही फोर्स लगेगा। उस बल का नाम हो जाएगा नाभिकीय बल। क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल। अच्छा सोचो ना, बताया था ना कि एटम के अंदर क्या क्या होते हैं। एटम के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, मैं बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन सेम चार्ज में क्या होता है, जैसे मान लो दो चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, चाहे माइनस हो, इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर विपरीत चार्ज होगा तो एक प्लस होगा और एक माइनस, तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। लेकिन एक मजे की बात यह है ना कि जैसे ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मान लो मैं किसी एक सोडियम का एटम ले लिया, सोडियम का एक एटम ले लिया, तो पता है कि सोडियम में कितने परमाणु क्रम होता है, 11। यानी कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग सेल में अपना चक्कर लगा रहे होंगे ना, लेकिन प्रोटॉन तो एक ही सेल में होगा, एक ही अंदर होगा, एक ही जगह होगा, प्रोटॉन, सभी प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा? तो भाई इस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे वो एक ही पास होंगे। अब बताओ, प्रोटॉन प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दो प्रोटॉन यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें रिपल्सन होना चाहिए ना। अब बताओ, ये दोनों नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो एक साथ कैसे रह सकते हैं, जबकि दोनों में प्रतिकर्षण लगना चाहिए, दोनों सेम चार्ज होते हैं, दोनों दूर दूर होना चाहिए, नाभिक से अलग निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है नहीं, नाभिक के अंदर ये फिर भी बंधे होते हैं। लेकिन ये बल क्यों, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं दूर दूर निकल जाते हैं? जैसे कि मैं बताया था ना मैं, कि दो समान चार्ज में प्रतिकर्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, सब एक साथ है, और बहुत सारे ज्यादा चार्ज एक साथ में है, एक दो नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से कम है। जो नाभिक होता है ना, किसी भी एटम के अंदर का नाभिक जो होता है वो इससे भी कम होता है, इस आकार का होता है नाभिक, इससे भी छोटा होता है। तो नाभिक में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच का डिस्टेंस इससे कम होता है, और जैसे ही दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इतना से कम हो जाएगा ना, इतना मीटर से कम होगा, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका हम बोलेंगे नाभिकीय बल। ये बहुत खतरनाक फोर्स होता है, इसको तोड़ने के लिए विज्ञान के पास इतना ऊर्जा है, इतना ऊर्जा भी नहीं है। इसको इसको अगर तोड़ना है तो समझ लो कि विस्फोट करना पड़ेगा। जैसे न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर परमाणु बम जो होता है, उसमें यही होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिक को तोड़ने पर इतना भयानक एनर्जी निकलेगा ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत खतरनाक भयानक फोर्स होता है ये। ठीक है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये होता है नाभिकीय बल। अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 से कम कर दिया जाए तो इनके बीच में एक अलग फोर्स लगने लगेगा, चाहे वो आवेश हो चाहे कुछ भी हो, उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, अब वहां पे कोई बाधित बल नहीं लगेगा। तो इसलिए बताया गया कि दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 10⁻⁻15 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये स्थिर बाधित बल कार्य करेगा। आई बात समझ में? मिटा दो, इसको नोट करो, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो याद रखना है, कूलाम का नियम की सीमाएं कितनी है, 3 है। दो आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। इससे कम हो जाएगा तो फिर बल नहीं लगेगा ना, स्थिर बाधित बल लगेगा ही नहीं, वो नाभिकीय बल लगने लगेगा। ठीक है, चल मिटा दो। अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी, द्रव्यमान और आवेश के बीच मध्य तुलना। हेडिंग लिखो, आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य तुलना। आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य तुलना। ये आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर क्या है? देखो इधर लिखो आवेश,
या इधर लिखो द्रव्यमान और इधर लिख दो आवेश। देखो आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तुलना इसको करेंगे। देखो पहला बात, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? जैसे द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान सदैव सदैव पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। किंतु आवेश जो होता है ना, आवेश पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, यानी कि जीरो चार्ज भी होता है उस पर। आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान ऐसा नहीं है। द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। द्रव्यमान होता क्या है? जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना उपस्थित पदार्थ जितना होगा, इस मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का द्रव्यमान क्या होगा? इस मार्कर के अंदर जितना पदार्थ उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे? इस मार्कर का द्रव्यमान। हाँ, द्रव्यमान पॉजिटिव होगा, लेकिन भार जो होता है ना, भार वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है और शून्य भी होता है, ठीक है। भार शून्य भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान नहीं हो सकता है। अब आ जाए दूसरी पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द्रव्यमान के मध्य, द्रव्यमानों के मध्य केवल आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। दो द्रव्यमान के बीच में क्या होता है? केवल और केवल आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे बोलते हैं। लेकिन दो आवेशों के मध्य में ना, दो आवेशों के मध्य आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। आई बात समझ में? यानी कि दो आवेशों के, दो द्रव्यमान के मध्य में क्या होगा? केवल और केवल आकर्षण बल ही कार्य करेगा। लेकिन दो आवेशों के मध्य में, दो द्रव्यमान के मध्य में केवल और केवल आकर्षण बल लगेगा, लेकिन दो आवेशों के मध्य में आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर कोई द्रव्यमान है ना, कोई पार्टिकल, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर क्या है? द्रव्यमान है। मार्कर के अंदर क्या है? द्रव्यमान है। अब बताओ इस पे कोई आवेश है? मैं मान ले रहा हूँ कि शुरू में ये न्यूट्रल है, इस पे कोई आवेश नहीं है। आवेश इस पे कब आएगा? जब इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट से रगड़ूंगा तब। मान लो इसको मैंने इसके साथ रगड़ लिया, अपने बाल में रगड़ लिया, तो जैसे इसको रगड़ा तो ये क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। तो आवेश जो होता है ना, वो बिना आवेश, द्रव्यमान जो होता है वो बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है। अगर इस पे आवेश लाना है, अच्छा आवेश किस पे आएगा? द्रव्यमान पे ही तो आएगा। अरे आवेश किस पे आ सकता है? इस मार्कर पे आ सकता है, इस मार्कर पे आ सकता है, मेरे पे ऊपर आ सकता है, इस बोर्ड पे आ सकता है। तो बोर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है, मास ही तो है। ये क्या है? ये भी मास ही है, ये भी मास ही है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमें आवेश लाना है तो वो उस पे मास होना चाहिए, बिना मास के उस पे आवेश लाना संभव नहीं है। ऐसा समझो, इंपॉर्टेंट है ये। आवेश कब आता है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ही तो इस पे आवेश आएगा। और इलेक्ट्रॉन ही तो मास है भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है पता है ना? कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg होता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मास आवेश है, यानी कि उसमें मास है। बिना मास का हो ही नहीं सकता कि उस पर आवेश आ जाए। आ रहा है समझ में? लेकिन ये मास है तो जरूर नहीं कि इस पे आवेश हो। ऐसा मान लो कि इस पे कोई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हुआ है, तो क्या ये मास नहीं है? तो मास है तो उस पर जरूर नहीं कि आवेश हो सकता है। लेकिन अगर इस पे आवेश है, इसका मतलब इस पे द्रव्यमान होगा ही होगा। बिना द्रव्यमान के इस पे आवेश हो ही नहीं सकता। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे सवाल भी बनता है, बोल देगा कि अगर मैं किसी पार्टिकल पे आवेश एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब बताओ जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा मैं तो होगा क्या? बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकला यानी कितना मास निकला है? एक इलेक्ट्रॉन निकला है भाई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कितना मास निकला? इतना मास निकला है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है ना।
तो अब बताओ इस एटम के ऊपर या इस पार्टिकल के ऊपर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? द्रव्यमान बढ़ा होगा कि घटा होगा? बताओ, सोच बताओ। इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलने से ये कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होती है तो उसके द्रव्यमान में कमी होता है। क्या होता है? द्रव्यमान में कमी। अच्छा भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज कब होगा? सोचो, पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है इतना, तो मास ही तो निकला है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से मैं मास निकाल दूं तो उसका द्रव्यमान कम ही तो होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। कब? जब इस पॉजिटिव चार्ज होगी तब। या ऐसा मान लो कि जब इसमें मैं कोई इलेक्ट्रॉन दे दूं, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन मैं दे दिया, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है? 9.1 न्यूटन टू पावर माइनस 31 केजी। अब एक इलेक्ट्रॉन आया यानी कितना मास इसके ऊपर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आया तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जब भी कोई पार्टिकल निगेटिव चार्ज होता है तो उसके मास में क्या होता है? वृद्धि होती है। समझ में? इसके मास में क्या हो जाएगी? वृद्धि। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन आया है यानी कि इतना मास आया इसके ऊपर, और जैसे इस पे मास आया तो इसका मास बढ़ गया। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होती है उसका द्रव्यमान घट जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक नंबर में बन सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है उस पर धनावेशित किया जाता है तो बताओ कि उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दे देगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या होगा? धनावेश देने से क्या होगा? द्रव्यमान में कमी होगी, और ऋणावेश देने से द्रव्यमान में वृद्धि होगी। कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? उतारो, नोट करो इसको, इस पॉइंट को नोट करो। नोट कर लिए? मिटा दूं? चलो अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। हेडिंग लिखो। वीडियो चल रहा है कि नहीं, थोड़ा बार चेक कर लूं मैं। चलो ठीक है। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, देखो ध्यान से, वैद्युत बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों के बीच में तुलना हम देखेंगे। मान लिया कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है r है। मान लिया कि इस पार्टिकल पर चार्ज है q1 और इस पार्टिकल पर चार्ज है q2। कोई दिक्कत? मैंने क्या मान ला? एक पार्टिकल A है, एक A पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m1 है और इस पे आवेश q1 है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है B है, इसका द्रव्यमान m2 है और इस पे आवेश q2 है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है, आवेश है तो वैद्युत बल भी लगेगा नहीं, और दोनों का बीच द्रव्यमान भी है, कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या तुलना होगी? कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, और कितना होगा, यही हम देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों के बीच में वैद्युत बल कितना लग रहा है। दोनों के मध्य वैद्युत बल, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है? कूलॉम का नियम क्या होता है? बराबर बताया था मैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, और K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं उसको अभी यहाँ पे पुट नहीं करूंगा क्योंकि उसका यूज यहाँ पे है नहीं अभी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स FE से डिनोट कर दिया। FE यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत बल। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? बोलो। अब बताओ, इन दोनों के बीच में द्रव्यमान भी तो है, दोनों का द्रव्यमान भी तो है, तो अब द्रव्यमान के वजह से इसमें लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? बोलो। गुरुत्वाकर्षण बल को मैं डिनोट कर दिया FG से, ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपान R स्क्वायर। इन दोनों का द्रव्यमान m1 m2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी R का स्क्वायर। इसको हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे क्या होगा? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पे
क्या होगा m1 m2 अपन r स्क्वायर इंटू में g। अब इन दोनों का मैं डिवाइड लगाऊंगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से क्या होगा, देखो एफ ई एल एच एस को एल एच एस में भाग देंगे और आर एच एस को आर एच एस में भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ ई बटा में एफ जी इज इक्वल टू, ऊपर क्या है के क्यू वन क्यू टू अपान आर का स्क्वायर बटा में जी एम वन एम टू अपान आर का स्क्वायर। आर से आर कट गया, क्या बचेगा के क्यू वन क्यू टू अपान आर अपान जी एम वन एम टू। कोई दिक्कत? तो यहां से हमें एक फार्मूला मिल गया, एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान आर का सॉरी जी एम वन इंटू एम टू। इस फार्मूले से हम दो पार्टिकल के बीच में बाधित बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो। इसके बाद मैं स्पेशल केस लूंगा केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। ठीक है, इस यहाँ तक नोट करो पहले फटाफट। अगर कोई पूछेगा दो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करा होगा तो किस फार्मूले द्वारा करेंगे, इस फार्मूले द्वारा। इस फार्मूले से हम दो पार्टिकल के बीच कितना बाधित बल लग रहा है और कितना चुंबकीय बल लग रहा है वो हम सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले द्वारा। कोई दिक्कत? अब सबको पता है कि यहाँ पे k का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और g का मान क्या होता है, सबको पता है g का मान क्या होता है, बोलो बोलो। g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। कोई दिक्कत? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अब इन दोनों का ही यूज हम करेंगे, अभी निकालेंगे। यहाँ तक पहले नोट करो फटाफट। अभी मैं कंपैरिजन करूंगा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के बीच कितना तुलना है, कौन ज्यादा है कौन कम है। उसके बाद दो प्रोटॉनों के बीच में, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। नोट कर लिए? फटाफट नोट करो फटाफट, बता दूं? चलो बस इसको याद रखना है। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देखो फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला है एफ ई बटा में एफ जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बटा में जी एम वन एम टू। कोई दिक्कत? देखो पहला हम लोग फर्स्ट दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य तुलना हम करेंगे। किसके किसके लिए? एफ ई और एफ जी के लिए। ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन है ना, अब इलेक्ट्रॉन आवेश है भाई है, तो आवेश है तो उनके बीच में वैद्युत बल लगेगा, और दो इलेक्ट्रॉन है तो मास भी तो है इनके अंदर, तो मास की वजह से इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो हम देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा लग रहा है और कौन कितना कम लग रहा है, किसके कंपेरिजन में कौन कितना अधिक है कौन कितना कम है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य तुलना। मान लिया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक, अब बताओ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे है तो इस पे आवेश होगा, Q1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये भी इलेक्ट्रॉन ही है तो दोनों पे आवेश क्या होगा, सेम होगा। इस पे भी कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसके अंदर मास भी होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। मान लिया कि इनके दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक, अब इसका मास मान लिया कि Me जो है वो है 9 मानना क्या ये होता है इतना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका भी मास कितना होगा m1 इलेक्ट्रॉन, बोलो 9.1। सॉरी वो कॉल आ गया था दोस्त का, चलो कोई नहीं। यहाँ तक देखो ध्यान से, क्या बताया था मैं, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य तुलना करना है ना। तो मान लिया कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का आवेश जो है सेम होगा, इतना इतना होता है इलेक्ट्रॉन, इनका मास इतना इतना है। अब हमें देखना है कि इनके जो बीच चुंबकीय वैद्युत बल लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो कितना कितना लग रहा है।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस पे बाधित बल कितना लग रहा है, एफ इलेक्ट्रॉन, एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या फार्मूला, चाहे इसी फार्मूला में रख चुपचाप, एफ ई अपन एफ जी हमें निकालना है ना, तुलना करना है, इसी फार्मूले में रख दो ध्यान से। देखो एफ ई बराबर के क्या होता है, के अभी बताया था, के बराबर क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और जी बराबर क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 रख दो इसमें। के कितना है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2, Q1 यहाँ पे कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Q2 ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। कोई दिक्कत बोलो। इस फार्मूले में मैंने Q1 Q2 M1 M2 और K और G का मान उठा के सब कुछ यहाँ पे रख दिया। अब क्या हो जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना बढ़िया से, आप नहा धोवा के खा पी के सोचिता में इसको कैलकुलेट करना, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली इक्वल टू आएगा 10⁻43। इसको कैलकुलेट करेंगे जब तो ये आएगा 10⁻43, यानी कि एफ ई अपन एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻43, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो एफ ई होगा वो नियरली इक्वल टू होगा 10⁻43 इंटू एफ जी। इसका मतलब क्या है समझो, एफ ई बराबर 10⁻43, एफ जी का मतलब क्या है कि जो वैद्युत बल लग रहा होगा ना, इन दोनों आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा होगा, किसके कारण लग रहा होगा, इन दोनों के आवेश के कारण लग रहा होगा। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा इन दोनों के वजह के मास की वजह से लग रहा होगा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना और जो वैद्युत बल होगा वो इतना गुना का अंतर होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना गुना ज्यादा होगा, इतना अधिक होगा। अरे समझ में, इतना गुना अधिक होगा, यानी कि सॉरी, कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में वो 10⁻43 गुना अधिक होगा, किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के। यानी कि स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो ज्यादा होगा और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना कम होगा 10⁻43 गुना कम होगा। किससे कम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से, यानी कि वैद्युत बल से। या ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो 10⁻43 गुना ज्यादा होगा, किसी से, इन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। कोई दिक्कत बोलो। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। इसके बाद सेकेंड ले रहा हूँ, दो प्रोटॉनों के बीच या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में ले रहा हूँ। इसको पहले नोट करो, जल्दी नोट करो, मिटा दो। चलो अगला देखो, सेकेंड देखो, सेकेंड को मिटा दो। सेकेंड देखो, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य तुलना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखूं तब उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वैद्युत बल लगेगा उनके बीच में कितना अंतर होगा, मतलब कौन किससे ज्यादा होगा, कौन कितना कम होगा। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पे एक प्रोटॉन ले लिया और इन दोनों के बीच की दूरी मुझे पता है कि r है। ये नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें r से कोई मतलब है नहीं, फॉर्मूले में r का कोई टर्म आ नहीं रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है तो पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब बताओ ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। कोई दिक्कत, कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये प्रोटॉन पे मास कितना होता है, मास ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कोई दिक्कत। अब ये इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है,
इनके इन दोनों पे आवेश होगा तो आवेश की वजह से लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी वैद्युत बल, और दोनों की वजह से दोनों के अंदर मास भी होगा, तो मास की वजह से लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमें यही ज्ञात करना है कि जो वैद्युत बल लगेगा ना वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होगा या कितना गुना कम होगा। अधिक होगा तो कितना होगा, कम होगा तो कितना होगा। अब जाहिर सी बात है हमें पता लगा कि कौन अधिक हो रहा है, वैद्युत बल अधिक आया था पिछले में। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा था ना, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा था वो 10 के पावर 43 गुना अधिक था, किससे, दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कितना होगा देखो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फार्मूले से एफ ई बाई एफ जी बराबर क्या होता है, सेम फार्मूला के Q1 Q2 अपन जी M1 M2 R स्क्वायर। के का मान अभी भी 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना रहेगा, ये Q1 है, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम इंटू 1.6 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाई जी का मान अभी बताया था हमें 6.67 × 10⁻11 इंटू M1 कितना है यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू M2 कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कोई दिक्कत, सब मान उठा के मैंने इस फार्मूले में पुट कर दिया, ये आया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करोगे ना जब सेम कंडीशन नहा धोवा के आराम से कैलकुलेट करना है, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन होगा, कटाना पिटाना, इसमें आराम से कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10⁻39, कितना आएगा 10⁻39, यानी कि जो एफ ई होगा वो नियरली इक्वल टू होगा 10⁻39 एफ जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि इन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो इतना गुना अधिक होगा इन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। अब बताओ, इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है और वैद्युत बल भी लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर मास भी है और आवेश भी है। तो जो वैद्युत बल लगेगा ना वो इतना गुना ज्यादा होगा, कितना गुना 10⁻39 गुना ज्यादा होगा, किसी से, इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। ऐसा समझ में, 10⁻39 गुना ज्यादा होगा, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। आई बात समझ में। तो ये बहुत भयानक फोर्स है, जो वैद्युत बल होता है ना वो क्या बोलते हैं, प्रबल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कौन प्रबल होता है, वैद्युत बल। उतार लो इसको, इससे भी प्रबल होता है नाभिकीय बल, बहुत खतरनाक फोर्स होता है। मिटा दो, लास्ट केस देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि थर्ड केस। थर्ड क्या है, प्रोटॉन व प्रोटॉन के मध्य तुलना। अगर दो प्रोटॉन में ले लूं, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्रोटॉन ले लिया और यहाँ भी एक प्रोटॉन ले लिया, तो अब इनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कौन कितना ज्यादा अधिक होगा या कम होगा, कौन किससे कितना गुना होगा। सॉरी गाइज वीडियो बंद हो गया था, मैंने इतना पूरा पढ़ा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसी में बता दे रहा हूँ मैं, क्या बताया था, दो प्रोटॉन के मध्य तुलना हम करेंगे। अब मान लिया कि यहाँ पे दो प्रोटॉन है, यहाँ पे ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पे आवेश इतना होता है और इस पे भी इतना ही आवेश होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका द्रव्यमान होगा इतना, अब इसका भी द्रव्यमान इतना ही होगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम। अब मुझे इनको दोनों के बीच में तुलना करना है कि इनके इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या कंपेरिजन है, कौन कितना गुना अधिक है। तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, फार्मूला में Q1 Q2 M1 M2 का मान उठा के इस फार्मूला में रख दो, और K G1 का मान पता ही है हमें। तो F/Fe बटा में Fg बराबर क्या हो जाएगा, K का मान क्या होता है 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान ये रहा, Q2 का मान ये रहा, यहाँ पे रख दिया, अपान में G का मान इतना होता है, M1 का मान ये यहाँ पे रख दिया, M2 का मान ये यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे जब ना, तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इक्वल टू 10⁻36 इक्वल टू, नियरली इक्वल आएगा, ये लगभग 10⁻36 के बराबर ये होगा। यानी कि जब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe क्या होगा, Fe बराबर 10⁻36 इंटू F
जी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 के पावर 36 गुना अधिक है। किसके बीच में? इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में। तो दो प्रोटॉनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण जो बाइसेप्स बल लगता है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। इसका मतलब ये है। कोई दिक्कत? तो यही हमारा लास्ट पॉइंट था, यहाँ तक उतार लो। इसके बाद आगे हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी छाप लो इसको।